हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दी इकोनॉमिया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया वो खुलवा लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था आपसे और बताया था आपको कि बैंक में अकाउंट ओपन कराना बहुत ज़रूरी है। तो अपना अकाउंट ओपन कराइए और बैंकिंग के बारे में और ज़्यादा सीखिए। ओके, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 6th में हो या 10th में हो, चाहे 12th में हो, सबको बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए। अब इसे मैंडेटरी हो जाना चाहिए बिकॉज ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और अब चैप्टर का नाम ही है बैंकिंग, तो आइए हम उसमें पढ़ेंगे कि बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे जो बैंक हैं वो अपना फंक्शंस करते हैं या अपना काम करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 बैंकिंग। इसमें सबसे पहले देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है सेंट्रल बैंक, ठीक है। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मनी। पैसा और बैंक दोनों का एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड चैप्टर है ये, और दोनों के दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ओके, तो इसलिए जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है पहले, मतलब कि मेरा जो मनी वाला वीडियो वो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसे देखिए, उसके बाद आप इसे देखिएगा, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। और बैंकिंग सीखने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले मनी के बारे में जानें, उसके बाद आप बैंक के बारे में जानें, ठीक है। तो देखिए बैंकिंग में हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। देखो पहले एक छोटा सा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करके डिपॉजिट्स करते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको इसको सिर्फ और सिर्फ अभी बोल के बता दूंगा बिकॉज इट्स नॉट अ लेंथी टॉपिक एंड इट्स नॉट अ वास्ट टॉपिक। ये बस एक बेसिक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कॉमर्शियल बैंक्स। आप सब लोगों ने येस बैंक का नाम सुना होगा, आरबीआई एसबीआई का नाम सुना होगा, आरबीआई नहीं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक, ठीक है, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया। ये सारे के सारे जो बैंक होते हैं वो सारे के सारे बैंक क्या हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। और कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड एडवांसिंग लोन्स टू द पीपल, यानी लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, उनका डिपॉजिट्स रखना, और दूसरा फंक्शन होता है लोगों को लोन प्रोवाइड कराना। ये सारे काम होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के और ये पहचान होती है कॉमर्शियल बैंक की। ओके, अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया है, बट आज हम इसको इन डिटेल्ड पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक। Central bank is an apex bank. It controls the entire banking system of a country. Every central bank has one function. It operates to control economy, supply of money and credit also. अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स की मीनिंग क्या होती है, एपेक्स की मीनिंग होती है जो सिर्फ और सिर्फ इकलौता हो और उसके अलावा कोई भी ऐसा दूसरी चीज ना हो जो मतलब यूज में आ सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एपेक्स, जैसे कि एपेक्स मतलब कि सिर्फ एक जो सबको रेगुलेट करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गॉड हम सब लोग गॉड को मानते हैं। गॉड क्या है, गॉड इज एन एपेक्स पर्सन, थिंग, या जो भी कह लो, जिनको हम सब लोग मानते हैं और उनके बेस पे हम लोग क्या है, उन सब में हम बिलीव करते हैं और हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। ऐसे ही आरबीआई क्या है, एक एपेक्स बैंक है पूरे हमारे एक कंट्री का। ऐसे ही हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे इंडिया में जो हमारी सेंट्रल बैंक है उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताया। सेकेंड लाइन में मैंने क्या लिखा है, एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन। एवरी सेंट्रल का मतलब ये मत समझ लेना कि इंडिया में बहुत सारे सेंट्रल बैंक है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री का। जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, हमारे यहाँ पे क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि आप लोगों ने अपने करेंसी पे देखा होगा, उस पर लिखा भी होता है बड़ा बड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और महात्मा गांधी बने हुए होते हैं। ओके, तो और ये क्या करता है बच्चों, ये ऑपरेट करता है क्या, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो ये मनी सप्लाई को ऑपरेट करता है ताकि हमारी इकोनॉमी क्या है,
को कंट्रोल कर सके, और मनी को और क्रेडिट को, ये दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी की, सॉरी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की, कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करते हैं। अभी मैंने आपको कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस अभी मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ही बताया था। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मनी क्या होता है, मनी को कौन इशू करता है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। देखिए वही टॉपिक उठ के आ गया। सेंट्रल बैंक का फर्स्ट फंक्शन बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ये नोट को इशू करने का या कॉइन्स को इशू करने का क्या है, बैंक है। जैसे कि देख लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिवली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स, दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ एपेक्स बैंक। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक्सक्लूसिवली राइट है। एक्सक्लूसिवली राइट का मतलब आपको मैं बता दूं, इसको आप एक और चीज कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं बच्चों मोनोपोली राइट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मोनोपोली राइट। तो मोनोपोली का मतलब जिसके पास अकेले अधिकार हो, उसी को हम मोनोपोली कहते हैं, उसी को हम एपेक्स कहते हैं। तो इस बैंक के पास इकलौता अधिकार होता है नोट को इशू करने का। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, इसीलिए हम इसको करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं, एपेक्स बैंक भी कहते हैं। ओके, यह हमारा फर्स्ट फंक्शन क्लियर होता है सेंट्रल बैंक का। नाउ कम टू द पॉइंट सेकंड, टू, सेकंड बोल दीजिए या टू बोल दीजिए, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट या बैंकर टू दी गवर्नमेंट, नॉट बैंकर्स, इट्स बैंकर, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। यानी कि जो बैंक है हमारा आरबीआई, ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए बैंक है या गवर्नमेंट की बैंक है, ये कह सकते हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि ये क्या करता है, देखिए ये बैंकर भी है, ओके, क्योंकि बैंकर क्यों है अभी बताऊंगा, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, किसका, गवर्नमेंट का। कैसे, देखिए एज अ बैंकर, बैंकर एज अ बैंकर, बैंकर के रूप में ये क्या करता है, इट मैनेजेस अकाउंट्स टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करता है। बच्चों यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट की स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है, सो प्लीज डोंट क्रिटिसाइज मी, यहाँ पे जगह नहीं थी, दैट इज वाई मैंने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग शॉर्ट में कर दी थी। ओके, तो प्लीज इसको ज़्यादा आप मतलब डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा कि सर आपने जो स्पेलिंग्स है वो थोड़ी छोटी लिखी है या शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने यूज़ किया है। तो देखिए क्या है, इट मैनेजेस अकाउंट्स टू गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करती है। कैसे, इफ गवर्नमेंट नीड मनी, तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को लोन देती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या कहीं पे कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं होता, देन गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है। ओके, तो ये एज अ बैंकर का काम हुआ। अब बात करते हैं एज अ एजेंट की, एज एन एजेंट की, नॉट एन, बिकॉज यहाँ पे वोवेल है। एज एन एजेंट ये क्या करता है, इट बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, अब सिक्योरिटीज बच्चे पूछेंगे सर ये सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आपने नाम सुना होगा शेयर्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट भी कुछ शेयर्स को खरीदती है और बेचती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे खुद उन शेयर्स को बेचती या खरीदती है। ठीक है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब वही किसी वो एकदम बंदूक लेके किसी की रक्षा करना, वो नहीं होता सिक्योरिटीज। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के वे में वो सिक्योरिटीज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ओके, एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर या एज एन एडवाइजर, एज एन एडवाइजर क्या करती है आरबीआई, आरबीआई गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस देती है, कंसल्ट करती है कि गवर्नमेंट को कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे उन पॉलिसीज को रेगुलेट करना चाहिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा लोन भी ना लें और सरकार ज़्यादा घाटे में भी ना जाए और ज़्यादा महंगाई भी ना बढ़े और ज़्यादा चीज़ें सस्ती भी ना हो। इसलिए आरबीआई ये सारे काम करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे नॉर्मली अगर
क्या होता है, देखिए हम लोग क्या है, नॉर्मल लोग हैं, हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जब भी महंगाई बढ़ती है या घटती है तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें अब्यूज करते हैं या जो भी है। वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं। बट अगर हम इकोनॉमिक्स के वे में देखें और अगर हम आरबीआई के तहत देखें तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि महंगाई क्यों बढ़ती है और महंगाई कैसे कम की जा सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई क्या करती है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट है, बैंक के लिए काम करती है। मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में या आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे महंगाई बढ़ती है और कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हमारा सेकंड पॉइंट खत्म होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रोल। ये बैंकों का बैंक है और सुपरविजरी रोल प्ले करता है। बैंकों का बैंक से क्या मतलब है? अब आप बोलोगे सर बैंकों के बैंक से क्या मतलब है? देखो सिंपल से लैंग्वेज में बोलता हूँ, हर बाप का एक बाप होता है, सुना है ना आप लोगों ने, ये एक डायलॉग है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से हर बैंकों का, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, सबके ऊपर हमारे आरबीआई बाबा जी बैठे हुए हैं। आरबीआई बाबा जी क्या करते हैं? ये सारे छोटे मोटे बैंकों को या कॉमर्शियल बैंकों को मैनेज करते हैं और वहां पे कौन सा रोल निभाते हैं? सुपरविजरी रोल निभाते हैं। सुपरविजरी का मतलब कि सबको सुपरवाइज करते हैं, सबको गाइड करते हैं। हाउ? लेट्स सी। देखिए, एज अ बैंकर्स बैंक इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। जैसे कॉमर्शियल बैंक हम लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, हम लोगों का मतलब कि कंज्यूमर्स का, नॉर्मल पीपल्स का, वैसे ही आरबीआई क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। इज दैट क्लियर? कॉमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उनको क्या ऑफर करती है? उनको लोन ऑफर करती है। अब क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, बैंक पैसा कहाँ से लाती है? हम जमा करते हैं तभी तो लाती है। और किसी भी बैंक में कोई एक कस्टमर तो नहीं होता जो पैसे जमा करता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए एक आगे टर्म आएगा, मनी क्रेडिट क्रिएशन। बैंक कैसे पैसा कमाती है, मैं उस टर्म में आपको ये पूरी चीज बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो रोल है इसका, ये हम पहले देखेंगे क्योंकि ये उसी चीज से जुड़ा हुआ है। बट इसको मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताता हूँ कि कॉमर्शियल बैंक क्या करती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेती है और उनको लोन देती है। अब इसमें एक टॉपिक आएगा रेपो रेट और एक टॉपिक आएगा रिवर्स रेपो रेट। ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज अ वेरी 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 बेसिक नॉलेज और ये आपके हर जगह पे काम आएगी इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन, यानी कि ऐसा रेट जब सेंट्रल बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, बच्चों बोलने पे बुरा मत मानना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या होता है जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं और तो उस रेट को क्या बोलते हैं? हम तो क्या बोलते हैं? सिंपल उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि कॉमर्शियल बैंक किससे लोन ले रही है? आरबीआई से। तो जब आरबीआई लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को तो वो कहलाता है रेपो रेट। ओके, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स पार्क्स देयर सरप्लस। ऐसा रेट जहां पे कॉमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट पार्क करती है, यानी प्रॉफिट कमाती है, उस सरप्लस फंड्स को विद आरबीआई के साथ, विद आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो उसे हम बोलते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट। कहने का मतलब है आरबीआई ने जब कॉमर्शियल बैंक्स को लोन दिया, ठीक है, तो वो क्या करती है? उससे रेपो रेट कहते हैं उसे, ठीक है, वो रेपो रेट में पैसे लेती है। और उसी कॉमर्शियल बैंक को जब लोन दिया तो वो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? वो लोगों को लोन देते हैं और लोगों से पैसा कमाते हैं। और उसमें जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को जब वो विद आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ एनीवन इज नॉट गेटिंग माई पॉइंट्स सो प्लीज आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन मेल मी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? सीधी सी बात है, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मैं बता दूं, लेंडर्स का मतलब होता है जो लोन देते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जो हमारे पास आखिरी चारा हो या आखिरी उम्मीद हो, उसको हम बोलते हैं क्या? लास्ट रिजॉर्ट।
तो जब कहीं पे भी कॉमर्शियल बैंक्स को कोई इशू होता है या गवर्नमेंट को कोई इशू होता है और जब कुछ नहीं बचता है, उनके पास कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं होता, तब वो लोग क्या करते हैं, तब वो लोग आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे इंसाफ ना मिलने के बाद सब लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस में सब लोग लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इट मीन्स आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब देखिए वो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वी नो कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट लाइबिलिटीज। हम जानते हैं जैसे जैसे कॉमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट कमाती है वैसे वैसे कॉमर्शियल बैंक क्या है, लाइबिलिटीज भी कभी कभी क्रिएट कर देती है। और जब कॉमर्शियल बैंक्स कभी कभी लाइबिलिटीज क्रिएट कर देती है तो क्या होता है, वो लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर देती है कि उसके कैश रिजर्व से भी ज़्यादा हो जाता है। लाइबिलिटीज मोर देन कैश रिजर्व, और जब मोर देन कैश रिजर्व हो जाता है तब कॉमर्शियल बैंक्स उस चीज़ को संभाल नहीं पाती है, और वो क्या होती है, एकदम से क्या है, उसके अंदर क्राइसिस आ जाता है और वो डूबने लग जाती है। और उसमें जितने भी लोगों का अकाउंट होता है वो सब अपना अमाउंट जो है विड्रॉ कर लेते हैं अपने अकाउंट से, और वो जो बैंक है वो डूबता चला जाता है, जिसकी वजह से उस बैंक की रेपुटेशन भी खराब हो जाती है और कोई भी उस पर क्या है, इन फ्यूचर बिलीव नहीं करता है। इससे उसकी गुडविल पूरी की पूरी या रेपुटेशन उसकी खराब हो जाती है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि आपने सुना होगा यस बैंक के बारे में। यस बैंक क्या होता है बच्चों? यस बैंक क्या होता है ऐसे मतलब नहीं है। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, लॉकडाउन से पहले, जब अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगा था, जस्ट उससे कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि यस बैंक ने इतना ज़्यादा उसमें लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी थी कि वहाँ पे क्या हो गया था, बैंक पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया था। इंसॉल्वेंट का मतलब ये कि बैंक के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था अपने लाइबिलिटीज़ को पे करने का या अपने टैक्स वगैरह को पे करने का। देन यस बैंक ने क्या किया, आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाया। यस बैंक में स्कैम हुए थे, यस बैंक पूरा डूब चुका था, ये आप सबको पता होना चाहिए, और आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है। जिन लोगों ने यस बैंक के शेयर्स खरीदे थे वो लोग भी क्या है, इंसॉल्वेंट हो गए थे, बिकॉज उनके जो पूरी वैल्यू है पूरी की पूरी गिर चुकी थी। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। ना तो कैश होती है उनके पास, ना ही उनके पास एसेट्स होती है, ना ही उनके पास कैपिटल होती है अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तब वहाँ पे आरबीआई, लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ने हेल्प की, और भी बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं जिसने यस बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, उनके साथ टाई अप किया और उसके स्टैक्स को खरीद लिया। ओके, अब देखिए मैं यही चीज़ पढ़ के बताता हूँ। However, there may be occasions, कभी कभी ओकेजन्स आ सकते हैं when bank suffers crisis, जब बैंक में क्या होता है, क्राइसिस आ जाता है। In that situation, उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर, वहां पे सेंट्रल बैंक कैसे काम करती है, एक्ट एज अ लेंडर, यानी कि पैसा देने के, उधार देने के रूप में काम करती है। जैसा कि मैंने आपको भी यस बैंक का एग्जांपल दिया, इसे जरूर याद रखिएगा बिकॉज इट इज अ करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, और आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। मैंने आपको कई बार बताया भी है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अपडेटेशन, ओके, विद आर सर्कमस्टांसेस। ये मैंने अपने चैनल के अबाउट में भी लिखा है, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे फिफ्थ की, पॉइंट नंबर फिफ्थ, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। भाई कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है? द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बैंक इज टू कंट्रोल ऑफ सप्लाई। जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है बैंक का वो सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, किसमें, हमारी इकोनॉमी के अंदर। बिकॉज कभी कभी सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम, और जब सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तब होता है क्या, डिफ्लेशन। और जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन। बताऊंगा डिटेल में सारी चीज़ें क्या होती हैं, पहले आगे देखते हैं। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो सप्लाई ऑफ क्रेडिट पे ध्यान देती है इकोनॉमी में, तो कभी कभी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है हमारी इकोनॉमी के अंदर बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन कभी कभी आ जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड अकॉर्डिंग टू द मनी क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। अब बता दूं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे होता है। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी कि वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेचने मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदार नहीं है,
इट मीन्स क्या है, उसे कोई नहीं खरीदेगा तो लोग उसे सस्ता करके बेचेंगे, वो क्या हो जाता है, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन वो चीज मार्केट में है ही नहीं, तो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप प्याज का, आज से कुछ टाइम पहले प्याज बहुत महंगे हो गए थे, 90 रुपए 80 रुपए किलो, बिकॉज मार्केट में सप्लाई नहीं थी, लेकिन प्याज तो हर एक इंसान खाता है तो डिमांड थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट नहीं, हमारी आरबीआई क्या करती है, इसी चीज को कंट्रोल करती है ताकि महंगाई ज्यादा ना बढ़े और सस्ताई भी ज्यादा ना आए। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, फिफ्थ पॉइंट ऑफ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सर ये क्या होता है कस्टोडियन? सर कैसे कैसे वर्ड बोल रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है, आइए देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल बैंक्स इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन बताता हूं क्या होता है, पहले देखिए, इट एक्सरसाइजेस मैनेज फ्लोटिंग। ये क्या एक्सरसाइज करता है, मैनेज फ्लोटिंग। देखो कस्टोडियन का मतलब होता है कि कुछ करेंसीज होती हैं जो डॉलर में होती हैं, यूरोज में होती हैं, यानी कि फॉरेन की करेंसी होती है, उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, उसको बोलते हैं कस्टोडियन, ठीक है। अब कैसे करती है गवर्नमेंट, देखिए मैनेज फ्लोटिंग एक वर्ड आता है इसमें। मैनेज फ्लोटिंग होता है क्या, पहले वो समझाता हूँ फिर आपको बताऊंगा कस्टोडियन कैसे करती है। आप ये समझ जाएंगे तो कस्टोडियन वाला पॉइंट अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है या आरबीआई क्या करती है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज की करेंसीज होती है उसको सेल करती है और परचेज करती है, क्या अचीव करने के लिए, मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और हमारी डोमेस्टिक कंट्री को करेंसी को की वैल्यू को भी बनाए रखने के लिए। अब आप बोलोगे सर सब सर के ऊपर से चला गया, बियॉन्ड द स्कोप, पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने। एग्जाम्पल देता हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है बच्चों, रुपीज, ठीक है, रुपीज चलती है। लेकिन कुछ लोग फॉरेन से आते हैं और फॉरेन की करेंसी लेके आते हैं, या तो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराते हैं या एक्सचेंज ऑफिस बने होते हैं वहाँ एक्सचेंज कराते हैं। तो वो जो फॉरेन की करेंसी है अभी इस टाइम पे कहाँ है, इंडिया में, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हैं और यहाँ पे एक्सचेंज करा लें, तो वो इंडिया में है। तो गवर्नमेंट क्या करती है या आरबीआई जो है क्या करती है, सारा पैसा किसके पास होता है, आरबीआई कलेक्ट करती है। आरबीआई उन पैसों का क्या करती है, फॉरेक्स मार्केट में गेम खेलती है। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है वो बता दूं आपको। आप सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और सब लोग आप यूट्यूब चलाते ही हैं, तो आप आज कोई भी बच्चा यूट्यूब चला रहा है, कोई भी इंसान यूट्यूब चला रहा है, तो देखना उसमें ऐड बहुत आते हैं। ऐड में कभी कभी आप देख रहे होगे IQ ऑप्शन का ऐड आ जाता है, कभी फॉरेक्स मार्केट का ऐड आ जा रहा होता है। ये वही चीज़ें होती हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बताता हूँ कैसे। देखिए वो फॉरेन का पैसा हमारे पास है, जब डॉलर की वैल्यू घटती है आरबीआई उसको होल्ड करके रखती है, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तब क्या होता है, गवर्नमेंट उसको बेच देती है। किसको, फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में क्यों बेच देती है, ताकि गवर्नमेंट को क्या होता है, इससे फायदा होता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा रिच बिकम रिचर और पुअरर बिकम पुअरर। तो गवर्नमेंट इस चीज से उस चीज को भी क्या करती है, ठीक करती है, और ऐसे ही हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी ठीक होता है। तो इस पॉइंट में हमें ये पता चलता है। अब देखो मैंने ये आपको ये पढ़ाया क्या, मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग, इससे क्या बनता है हमारा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हम फ्लोटिंग को मैनेज करते हैं, फ्लोटिंग का मतलब होता है एक्सेस हो जाना, फ्लोटिंग का मतलब होता है एक चीज होती है ओवर एक्सेस, एक चीज होती है बिल्कुल ओवर, मेरे को अभी जस्ट मुंह पे नहीं आ रही है, जैसे बोलते हैं बिल्कुल ज्यादा कम हो जाना, ठीक है। तो एक चीज एक्सेस है, एक चीज बिल्कुल ही लो हो गई, ठीक है। तो उसे क्या करना है, इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब कि कुछ इस तरीके से वेव होती है ना, फ्लो करना। तो उस फ्लोटिंग को मैनेज करना, कैसे मैनेज करना, जब डॉलर की वैल्यू बढ़े तो क्या करना है, बेच देना है, जब डॉलर की वैल्यू घटे तो क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो 6th वाला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट इस तरीके से हमारा क्या है, काम आता है। अब देखो यहां पे हमने पढ़ लिया सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ लिए, जो कि हमारा बैंकिंग का फर्स्ट टॉपिक था आज का।
आज की जो वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। और बच्चों एक और बात सुन लीजिए, ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी है। ये आज जो मैंने वीडियो बनाया है बैंकिंग का जो चैप्टर है, इसमें मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है या जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपका है सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। दूसरे में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट नहीं, मनी सप्लाई, कैसे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करती है, उसमें क्या क्या उसके बेसिस होते हैं। और थर्ड जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हाउ बैंक्स क्रिएट मनी क्रिएशन बाय बैंक्स, ओके, बाय कॉमर्शियल बैंक्स, कैसे मनी क्रिएट होती है। तो ये जो वीडियो है आज की, इस वीडियो में आप ये चीज़ें सीखेंगे। जिन लोगों को ये चीज़ें नोट करनी है वो ये लोग आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने जो भी चीज़ लिखी है ना तो वो एक्सेस लिखी हैं और ना ही वो अंडर यूटिलाइज लिखी हैं। अगर आप इसको एज अ नोट यूज़ करोगे, एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो आप इसको बहुत ईजिली। अगर आपके टेस्टेज होते हैं या एग्जाम होते हैं, आप उसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। और एक और बात बच्चों याद रखा करो, जब भी आप इकोनॉमिक्स में लिखेंगे, जब भी आपका टेस्ट होगा या जब भी आप एग्जाम दोगे, इकोनॉमिक्स में अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने में नंबर कट जाते हैं। इसलिए हमेशा बुक की लैंग्वेज में आंसर करें और जो भी आंसर करें बिल्कुल टू दी पॉइंट करें। अगर आप आंसर टू दी पॉइंट नहीं देंगे तो टीचर क्या है आपके मार्क्स कट कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपनी लैंग्वेज में ना लिखें, ये मेरी आपसे बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है। बिकॉज बच्चे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हमको लगता है बस अब हम ही हैं जो भी हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में छाप के आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल ना छापें, टू दी पॉइंट लिखें, अपनी ओन लैंग्वेज में ना लिखें, बुक की लैंग्वेज में लिखें, ताकि आपके नंबर ना कटें। बिकॉज 12th इज़ वेरी प्रीशियस क्लास एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो ये सारी नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आते हुए भी आपसे गलतियाँ ना हो। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, स्टिल हम छोटी मोटी गलतियों की वजह से अपने नंबर कटवा के बैठ जाते हैं, ओके। तो इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछते रहिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, ओके।